हेलो, आप सभी का स्वागत है श्री यथार्थ आईएएस में। मैं हूं देवी सिंह। हमारी आज जो है ना, हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया है जीआईसी प्रवक्ता हिस्ट्री के लिए। तो आज से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है बात करनी है वो ये है, मैं आपको सबसे पहले जो है ना जीआईसी प्रवक्ता जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री के लिए, ठीक है। इसमें कंप्लीट प्री कम मेंस, प्री मेंस, और इन्हीं बच्चों को साथ में जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, एमएमपी जिसको बोलते हैं, मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, और साथ में आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग। तो ये सुविधा, ये सारी जो है ना, जो बच्चे इनरोल होंगे हमारे ऐप पर, श्री यथार्थ आईएएस के ऐप पर, जो जीआईसी प्रवक्ता के लिए हमारी जो क्लासेस चलने वाली हैं, आपको ऐप से ही परचेज करना है। इसका प्राइस है 4,999 यानी 5,000। हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आपको संपर्क करना है 9555031427, ठीक है। हमारा जो प्रिपरेशन का मोड होगा वो प्री कम मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसमें से हमारा एमएमपी प्रोग्राम, मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम, और साथ में जो आंसर राइटिंग है, क्या है, आंसर राइटिंग है, ये साथ साथ ही क्या होगा, साथ साथ ही चलेगा, ठीक है। तो कल हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था आपसे, और जैसे कि सिलेबस का हमारा पहला लाइन है जिसको प्री हिस्ट्री में हमको जो है अर्ली मैन एंड हिज इम्प्लीमेंट्स ऑफ स्टोन एंड कैल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो है अपना जो यूनिट है अर्ली मैन एंड हिज इम्प्लीमेंट, यहाँ जो पहला आपका यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री है। तो यहाँ पर आपको जो है अर्ली मैन एंड हिज स्टोन इम्प्लीमेंट्स साथ में कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, जो भी तुम्हें बोलना हो, और ब्रॉन्ज एंड आयरन। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज से हमारी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जैसे प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्री हिस्ट्री, जैसे कि हमें सबसे पहले यूनिट ही हमारा जो है स्टार्ट होता है, फर्स्ट यूनिट प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री क्या है, इसको हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। प्री हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ये होता क्या है, देखो, जो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और हम ज़्यादातर फोकस करेंगे, कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो चीज़ों को समझना है। मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा, जो चीज़ें मैं बोलूँगा नोट्स आपको वही मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल हमारे यूनिट ही था। तो जब यूनिट का जो पहला शब्द है, जो पहला टर्म है, वो प्री हिस्ट्री है या प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ये प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य क्या है, जब मानव में लिपि या लेखन का विकास नहीं हुआ है, या फिर ऐसा कह लो, जब मानव ने लिपि या लेखन का विकास नहीं किया था, वो पीरियड प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल कहलाता था।
मानव का जीवन जो है पाषाण निर्मित उपकरणों पर निर्भर था। यानी इस समय आप ये कह सकते हो कि मानव ने अभी पठन पाठन का, सॉरी आप पठन पाठन की बजाय लिख लो, मानव ने अभी जो आपकी जो है लेखन कला का, मानव में लिपि या लेखन कला का विकास नहीं हुआ है। तो मानव ने अभी लिपि और लेखन कला नहीं विकसित की है। लेखन कला नहीं विकसित की है, नहीं विकसित की है। मानव अभी क्या कर रहा है? मानव में जो है अभी जो है ना ही लिपि का विकास हुआ है और ना ही लेखन कला का विकास हुआ है। इस समय जो मानव है वह आपके पाषाण और जो निर्मित उपकरण हैं उन पर उसकी निर्भरता है। मानव की जो निर्भरता है किस पे है? मानव की जो निर्भरता है किस पर है? पाषाण उपकरणों पर है, पाषाण उपकरणों पर है। इसका मतलब क्या हुआ पाषाण उपकरणों का? कि इस समय जो मानव है अभी उसने लेखन कला या कोई लिपि का विकास नहीं हुआ है, उसकी जो निर्भरता है वो क्या है? पाषाण उपकरणों पर है। यानी आप ऐसा कह लो कि भाई इतिहास का जो विभाजन है हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री तीन भागों में करते हैं, तीन भागों में करते हैं। तो जो प्री हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। मानव सभ्यता के आदि काल को पाषाण काल कहते हैं। मानव सभ्यता का जो आदि काल है या आदिम युग है उसको हम पाषाण काल या स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि इसमें मानव का जो जीवन है वो पाषाण निर्मित उपकरणों पर क्या है? निर्मित है, निर्भर है। मानव का जीवन इस समय जो है पाषाण निर्मित जो उपकरण है उन्हीं पर क्या है? उन्हीं पर निर्भर है। अब प्रागैतिहासिक काल की परिधि में सभी जितनी भी पाषाण युगीन सभ्यताएं हैं, यानी स्टोन एज के अंतर्गत, सॉरी प्री हिस्ट्री के अंतर्गत, इसी की परिधि में ही जितनी भी स्टोन एज से संबंधित सभ्यताएं हैं, कल्चर्स हैं, सभी इसके अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं। सभी इसके अंतर्गत क्या है? कंसीडर की जाती हैं। अब एक बात और, ये तुम प्री हिस्ट्री जान गए। सिंपल से अगर कोई पूछे कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्री हिस्ट्री क्या है, तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट आएगा कि इस समय मानव के अंदर जो है लिपि और लेखन कला का विकास नहीं हुआ है, उसी को प्री हिस्ट्री कहते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आए तो मैंने 50 शब्दों में बताया, शॉर्ट नोट्स जैसे 50 शब्दों में भी मेंस में आएगा कि आपको सिंपल से कहना है कि भाई जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री से तात्पर्य या प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने जो है लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। मानव सभ्यता के आदि काल को पाषाण काल कहते हैं, जो मानव सभ्यता का आदि काल है, क्योंकि इसमें मनुष्य का जो जीवन है वो पाषाण निर्मित जो उपकरण हैं तो उन्हीं पर निर्भर करता है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो आदि काल है वही क्या है? स्टोन एज है या पाषाण काल है। अब भाई प्रागैतिहासिक काल की परिधि में सभी जो पाषाण युगीन जो सभ्यताएं हैं वो इसी के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं या इसी के अंतर्गत आती हैं। अब लिपि के स्पष्ट प्रमाण अगर हम बात करेंगे तो जो लिपि के जो स्पष्ट प्रमाण हैं वो जाके आपको प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत जब आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन आएगी तब मिलेंगे, लेकिन अभी उसका वाचन नहीं किया गया है, उसका वाचन नहीं किया गया है। वहीं वैदिक काल में शिक्षा पद्धति जो है ना वो मौखिक थी, तो ये कह सकते हो सिंधु और वैदिक सभ्यता को सूचित करने के लिए हम प्रागैतिहासिक के स्थान पे यानी आदि इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? प्रोटो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी इसको और आसान भाषा में अगर सुनना है तो प्री हिस्ट्री आप समझ गए, इसके बाद आपसे जो है प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास या
आद्य इतिहास। आद्य इतिहास का मतलब क्या है? एक चीज और ध्यान रखना, प्री हिस्ट्री के उदाहरण भी पूछा जा सकता है। आपका प्री हिस्ट्री का उदाहरण है स्टोन एज। स्टोन एज, स्टोन एज में आपके तीनों आ जाएंगे, पैलियोलिथिक एज, ठीक है, मीजोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ध्यान रखिएगा, स्टोन एज के अंतर्गत सभी प्रकार की इसमें जो है, जो भी स्टोन एज के अंतर्गत आएंगी, ये उसका उदाहरण है। प्रोटो हिस्ट्री आद्य इतिहास में क्या आएगा कि जब लिपि तो थी, लिपि तो थी, मनुष्य को जो है ना लिखना आ गया था, परंतु अभी तक उसका जो है पढ़ना आज भी संभव नहीं हुआ है। मतलब जब लिपि तो थी परंतु उसका जो पाठ है, जो पढ़ना है, वो आज भी संभव नहीं हुआ है। जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, तो आप देखोगे कि जो इंडस वैली के अंतर्गत जो आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, अभी तक उसको डिकोड नहीं किया गया है, अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। और अगर उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना प्रोटो हिस्ट्री आद्य इतिहास का उदाहरण है। होता क्या है इसके अंतर्गत कि अभी तक जो है ना सिंधु सभ्यता हो या जो है सिंधु सभ्यता के साथ साथ जो है आगे वैदिक सभ्यता है, तो आप देखोगे कि अभी तक वाचन संभव नहीं हो पाया है। और वैदिक काल में जो शिक्षा पद्धति है वो क्या थी भाई? मौखिक थी। क्या थी? मौखिक थी। तो आप ये कह सकते हो कि सिंधु और वैदिक को सूचित करने के लिए प्रागैतिहासिक के स्थान पे आद्य इतिहास का प्रयोग करते हैं हम। किसका? प्रोटो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक बात और, अब इसके अंतर्गत वे धातुकालीन सभ्यताएं आती हैं जिनके विषय में लिखित प्रमाणों से प्रकाश नहीं पड़ता है। जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों से विदित होता है, उस समय लिखित साक्ष्य हैं और उन्हें पढ़े भी गए हैं, उसको ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इस काल में मानव जो है, मानव क्या है कि लिखना पढ़ना जान रहा है, लिखना पढ़ना जान रहा है। मतलब इसकी लिपि, आप ऐसे कह लो कि इसकी जो है इस लिपि डिकोड की जा चुकी है, या ऐसे कहना आसान रहेगा कि जिस काल का इतिहास जो है लिखित साक्ष्यों से विदित है और उसे पढ़ा जा चुका है। यानी जिसके विषय में लिखित प्रमाणों अगर आप बात करेंगे तो लिखित प्रमाण हैं और उसको पढ़ा जा चुका है, वो आपका इतिहास है। तो इसको हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा में रखेंगे। अब सभ्यता का करीब 0.001% ऐतिहासिक है और यह जो है मानव मात्र के विकास से संबंधित है। और इस काल का इतिहास हम जो है एकमात्र उन जो पुरा वस्तुएं हैं, उन वो उपकरण हैं, उनके माध्यम से हम जो है समझ सकते हैं। यानी कि जब आपके लिखित प्रमाणों से ये ज्ञात होता है वो इतिहास है, उसको डिकोड किया गया है। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और आपका हिस्ट्री, ये आप जान गए। एक बात और, मैंने जैसे कहा कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसके अंतर्गत सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आएंगी। इसकी विशेषता क्या है? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लिपि का अभाव है। क्या है इस समय बेटा? लिपि का अभाव है। प्रोटो हिस्ट्री में वे सभी धातुकालीन सभ्यताएं आएंगी। ध्यान रखना, पाषाणकालीन सभ्यताएं किस में आ रही हैं? इसमें स्टोन। इसमें क्या आएंगी? धातुकालीन सभ्यताएं आएंगी। ध्यान रखना, धातुकालीन सभ्यताएं आएंगी। अब जैसे चैल्कोलिथिक एज वगैरह हो गया, स्टोन एज हो गया, सॉरी स्टोन एज कह रहे हैं, आयरन एज हो गया, लौह युग, तो आप इसका उदाहरण रख, ताम्र युग और लौह युग। ठीक, इसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसी का उदाहरण है, आईबीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है,
तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो वैदिक पीरियड है, वो इसका उदाहरण है। ऐतिहासिक काल जब लिखित प्रमाणों से उपलब्ध है और उसे पढ़ा जा चुका है। तो भारतीय इतिहास में इसका जो प्रारंभ है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो आप ये कह सकते हो कि जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ये इतिहास माना जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मैं मान के चलता हूं कि यहां किसी तरीके से आपको डाउट नहीं होगा। मानव सभ्यता का जो अधिकांश काल है वो ज्यादातर स्टोन एज का है, और ऐतिहासिक काल का जो क्षेत्र है पूरे मानव सभ्यता, आप ये कह सकते हो कि 0.001% है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं यहां तक मान के चलता हूं कि आपको किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आते हैं मनुष्य के विकास को लेकर के, जो मनुष्य का विकास है। अब देखोगे कि जो मानव का उद्भव है, मानव का उद्भव है, इसको लेकर के क्या कहानी है, बस कहानी अभी सुनना है। ठीक है, देखो पृथ्वी में करीब 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी ये पृथ्वी मानी जाती है। पृथ्वी का जो इमर्जेंस है, यानी पृथ्वी करीब 4 अरब 60 करोड़ वर्षों से ज़्यादा पुरानी है। वहीं पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति है वो करीब 3 अरब 50 वर्ष पूर्व मानी जाती है। और जो मानव हैं वो धरती पर पूर्व प्लाइस्टोसीन युग से प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ से उत्पन्न हुआ माना जाता है। लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व जो है मानव की तरह जो होमिनिड कहलाए, इनका दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव माना जाता है, करीब 60 लाख पूर्व। मतलब जरा ये समझो कि मानव के उद्भव को लेकर के तो सबसे पहले कहा जाता है कि जो पृथ्वी है ये करीब 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। ठीक है, साथ में जो जीवों की उत्पत्ति है पृथ्वी पर, जीवों की उत्पत्ति ये आपका 3 अरब 50 करोड़ वर्ष मानी जाती है। और मानव का जो ये है ये पूर्व प्लाइस्टोसीन एरा से पूर्व प्लाइस्टोसीन युग से अति नूतन या प्लाइस्टोसीन प्लाइस्टोसीन, तो ये जो अति नूतन, जैसे कि मैंने बताया कि पूर्व प्लाइस्टोसीन युग और प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ में जो है ना मानव का विकास देखने को मिलता है। लगभग 60 लाख वर्ष पहले अगर आप बात करोगे तो लगभग 60 लाख वर्ष पहले मानव यानी मानव के समान, यानी होमिनिड। क्या हुआ? होमिनिड। मानव सम यानी होमिनिड। इसका दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में आविर्भाव होता है। यानी इसका जो आविर्भाव है वो कहां पर आपका होगा? दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका में उदय देखने को मिलेगा। तो एक ये आपको मोटा मोटा थोड़ा सा पता चल गया।
अब मानव के उद्भव में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको लेकर के कि मानव जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसका मतलब है दक्षिणी वानर, जो मानव का आदि पूर्वज माना जाता है, जिसको प्रोटो मानव कहते हैं, या फिर इसी को आदि मानव कहते हैं, आदिम या आद मानव कहते हैं। तो पृथ्वी पर सीधा चलने वाला जो मानव है वो होमो इरेक्टस को माना जाता है। इरेक्टस का मतलब ही होता है खड़ा होना। भारत में प्राप्त जीवाश्म में रामापिथेकस और जो है शिवापिथेकस है। नर्मदा घाटी के हथनौरा में होमिनिड की खोपड़ी मिली है, जिसको हम होमो इरेक्टस के अंतर्गत जो है कंसीडर करते हैं या रखते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्राचीन फॉसिल्स हैं मानव के, वो किस मानव के हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस या रामापिथेकस। तो आपको बताना है ये किसके हैं, होमो इरेक्टस के। अब देखो, इसके शरीर परीक्षण के बाद इसे आद्य होमो सैपियंस माना जाता है। होमो इरेक्टस का जब शारीरिक परीक्षण हुआ तो इसको कहा गया आद्य होमो सैपियंस। अब आरंभिक जो है होलोसीन या जो ये होलोसीन युग है, अब तक जो है आते आते शिकारी, खाद्य संग्राहक या होमो सैपियंस जो आज का मानव है, इसका प्रादुर्भाव दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलता है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर के, कि भाई मनुष्य की उत्पत्ति और मानव विकास का जो इतिहास है, तो उत्पत्ति और विकास मानव इतिहास और पुरातत्व के सबसे महत्वपूर्ण और एक जो है ना हॉट प्रश्न यहां से आते हैं। जो आज का मानव है होमो सैपियंस, इसका विकास जो है लाखों वर्ष की जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया का क्या है, परिणाम है। जो आज का मानव आप देख पा रहे हैं, तो आज का मानव, एक मिनट रुकिएगा, तो जो आज का आपका मानव है, इसका जो विकास है होमो सैपियंस का, लाखों वर्षों की जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया का क्या है, परिणाम है। इस विकास को समझने में पुरातत्व, जीवाश्म विज्ञान जिसको हम प्लांटोलॉजी बोलते हैं, मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, उसमें डिटेल में ये चैप्टर होता है, और जेनेटिक्स जिसको आनुवांशिकी कहते हैं। तो इसकी विधियों ने इसकी स्टडी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मानव की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के मैं स्टार्टिंग में आपको एक ब्रीफ किया हूं, ठीक है, एक व्यू दिया हूं। अब यहां पर थोड़ा सा जब समझो कि इसमें कुछ थ्योरी है कि भाई उत्पत्ति के सिद्धांत का एक डार्विन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या डार्विन का विकासवाद। वो क्या कहता है, सर्वाइवल ऑफ द मोर देन फिटेस्ट, यानी प्राकृतिक चयन और अनुकूलन के आधार पर मानव विकास और अन्य प्रजातियों को क्या करता है, ये जस्टिफाई करता है डार्विन का जो सिद्धांत है। और कहता है, डार्विन खुद ही ये बात कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक चरण पर प्राकृतिक वातावरण और जो है ना भोजन की आवश्यकताओं के चलते जलवायु परिवर्तन और खुद की सुरक्षा से लड़ते हुए जो फिटेस्ट रहा, मोर देन जो सर्वाइव, वही करेगा जो फिट रहेगा। तो इन्होंने अपनी क्या है, क्षमताओं को विकसित किया। यह जो है डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन की थ्योरी है। अब विकास के चरण की बात करें तो सबसे पहले प्राइमेट्स आता है। प्राइमेट्स में लगभग ये इसका जो प्राइमेट्स का टाइम माना जाता है, ये 6 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। प्राइमेट्स, ये जो आज का बंदर है, गोरिल्ला है, चिंपांजी है, ये मानव का ही इंसिस्टर आप कह लो, मानव का ही ये साझा पूर्वज है। बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी ये क्या करते थे कि ये वृक्षों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और धीरे धीरे अब इनका जो है ना मस्तिष्क का प्रारंभिक विकास होने लगा था। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट होते
तो वहां पर आपको यहां पर थोड़ा सा ये दिखाया जाता है मैपिंग के द्वारा कि जो माइंड है इनका आप देखोगे तो इस समय उदय होना शुरू, मतलब विकास होना धीरे धीरे शुरू होगा। ये घने जंगलों में रह रहे हैं, फल फूल खा रहे हैं, और ये अभी मानव की तरह है, तो ये हाथ पांव पकड़ने के लिए अनुकूलित है। अभी ये जो है ना, ये बाइपीडल नहीं है, मतलब अभी ये अपने पीछे के पैरों से ही नहीं चल पा रहे हैं, ये बाइपीडल नहीं है, ये जो है क्वाड्रापीडल है, मतलब चारों पैरों से ये जो है, आप पैर हाथ जो भी कहना है कह लो, ये अभी वैसे ही जो है पेड़ों में रह रहे हैं, मानव ही है वो, सॉरी बंदर ही है, गोरिल्ला जैसे आप जैसे कह लो। इसके बाद आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस वही करीब 60 लाख वर्ष पूर्व, और ये अफ्रीका में खोजे गया सबसे पुराने होमिनिड के जीवाश्म जो है वहां मिलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें, खुले कोई चला रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि 6 से जो आपका प्रारंभिक मानव है, सबसे प्रारंभिक मानव क्या है, प्राइमेट्स, लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष प्राइमेट्स, फिर आपका आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलो लिख लो, एक मिनट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसका टाइम पीरियड आप देखोगे 6 से 7 करोड़ वर्ष, धीरे धीरे इसका जो है ना मस्तिष्क विकास होने लगा है। मस्तिष्क विकास का शुरुआती चरण है, ये जंगल में रह रहा है, और ये जो है बंदर, चिंपांजी और गोरिल्ला का ही ये जो है ना इंसिस्टर्स है। आएगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये इसका टाइम पीरियड करीब 40 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। कितना? 40 लाख वर्ष पूर्व। इसका जो है ना टाइम पीरियड माना जाता है। अफ्रीका में खोजा गया सबसे पुराना होमिनिड जीवाश्म यहीं अफ्रीका में मिलता है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, यह सीधा खड़ा होकर के चलने की शुरुआत करता है, यानी यह कोशिश करता है, एक मिनट, ये क्या करता है, ये कोशिश करता है सीधा खड़ा होके चलना, ये प्रयास कर रहा है। ये देखो क्वाड्रापीडल है, ये चारों पैरों से चल रहा है, पर ये सीधा जो है ना चलने का प्रयास करेगा। इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है, जो कपालधारिता है, वो 450 से लेकर के 500 सीसी तक है। मतलब इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, जो कपालधारिता है, वो आपकी 450 से लेकर के 500 तक है। 500 है, ये ध्यान रखना। मतलब इसका विकास धीरे धीरे अब यहां देखने को मिल रहा है। देखो ये धीरे धीरे इसकी सीसी जो है बढ़ रही है। सीसी क्या है? जैसे आपने गाड़ी बाइक वगैरह में देखी होगी कि 150 सीसी का इंजन है, 350 सीसी का इंजन है बुलेट पे, या फिर उससे भी हायाबुसा वगैरह जो है ना, उससे भी ज़्यादा सीसी का इंजन आता है। वो सीसी और ये सीसी में क्या है? क्या कोई अंतर है या सेम है? अंतर है बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। सीसी का मतलब पावर बढ़ना, कॉन्सेप्ट वही है सेम,
कि सीसी मतलब पावर बढ़ रहा है इंजन का। यहां पर भी ऐसे ही कुछ है कि यहां पर सीसी का मतलब क्या हो रहा है, पावर बढ़ रहा है दिमाग का, क्रैनियल कैपेसिटी, कपालधारिता। कपालधारिता का मतलब क्या है यहां पर, कपालधारिता का मतलब क्या है कि आपकी शारीरिक संगठन या शारीरिक भार के अनुपात की अपेक्षा, अनुपात के लिख लो, अनुपात के अपेक्षा आपका जो, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये, ठीक है ना, दिमाग वाला, मस्तिष्क वाला, मस्तिष्क का आकार का बढ़ना मतलब क्या है कि ऐसे समझो कि भैया उस समय दिमाग इतना सा होता था और जो है बंदर एकदम भयानक होता था। जैसे जैसे विकास होगा आगे तो मस्तिष्क का विकास होगा और आकार, जो बॉडी आकार है, जो बॉडी है, बॉडी का आकार कम होता जाएगा, तो क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, कपालधारिता बढ़ती जाएगी। कपालधारिता बढ़ेगी तो सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, विकास करने की क्षमता बढ़ेगी। तो आप देखो कि जो प्राइमेट्स है ये जंगल में रह रहा है, ये क्वाड्रपिटल है, ये अभी चलना नहीं सीखा है, वही अपना ये जो है क्या कर रहा है, छोटे छोटे, मतलब आप ये एकदम जंगल में है, खूब जंगल है, और ये चिंपांजी ही की तरह जो है काम कर रहा है। लेकिन इसका जो आगे वाला, जो इसका जो है ना सक्सेसर है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, वो 4 लाख वर्ष पूर्व के आसपास का माना जाता है, और ये प्रयास कर रहा है कि अब सीधा खड़ा होकर चलना है, सीधा खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, सोच पा रहा है। इसका क्रैनियल कैपेसिटी 400-450 से 500 है, कपालधारिता। और ये साधारण पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगेगा। कैसे? क्योंकि देखो अब क्या होगा कि जंगल सिकुड़ने लगेंगे और घास के मैदान बढ़ने लगेंगे। जंगल सिकुड़ रहे हैं तो अब ये जंगल से कहां आएंगे, घास के मैदानों की तरफ आएंगे। अब घास के मैदानों की तरफ आएंगे, धीरे धीरे खड़े होने लगे हैं, तो ये बाइपीडल हैं, द्विपाद चाल इनका विकास हो रहा है, तो इनको अब औजार चाहिए, तो ये छोटे छोटे औजार बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद होमो हैबिलिस आएंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस। इसके बाद कौन आएगा भैया, ये आएगा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ये होमो हैबिलिस क्या है, ये जो है ना 25 लाख वर्ष पूर्व, 25 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है इसका जो टाइम पीरियड आप कह लो। इसको हैंडीमैन या औजार बनाने वाला मानव कहते हैं। इसको भैया हैंडीमैन या औजार बनाने वाला मानव, औजार बनाने वाला मानव कहते हैं। ये औजार बनाने लगेगा एकदम व्यवस्थित तरीके से। अब इसका दिमाग क्या होगा, और ज्यादा होगा। इसका जो मस्तिष्क आकार होगा वो 600 से 700 सीसी होगा, यानी इसकी जो क्रैनियल कैपेसिटी होगी, कपालधारिता होगी, वो क्या होगी, 600 से लेकर के 700। कितना, 600 से लेकर के 700। ये क्या करेगा,
ये ओल्ड वन कल्चर के क्या करेगा, औजार बनाएगा। इसको भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होगी, और जब कठिनाई होगी तो ये पत्थर को काट करके औजार बनाएगा और भोजन की अपनी कुछ ना कुछ क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। भोजन की अपनी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा। इसके साथ साथ आएगा तुम्हारा अगला होमो इरेक्टस। क्या आएगा, होमो इरेक्टस। इरेक्टस, इरेक्टस मीन्स खड़ा होना होता है। टाइम पीरियड 15 लाख वर्ष पूर्व। ये पूरी तरह से सीधा खड़ा होकर के चलने लगेगा। ये पूरी तरीके से सीधा खड़ा होकर चलना लगे, सीधा खड़ा होके चलने लगेगा। सीधा खड़ा होके, ये पूरी तरीके से सीधा खड़ा होके क्या करने लगेगा भैया, चलने लगेगा। आग की खोज और प्रयोग यही करेगा, ये भी ध्यान रखना। अब ये क्या कर रहा है, आग की खोज भी यही कर रहा है। आग की खोज और प्रयोग, आग की खोज और प्रयोग यही करेगा। आग की खोज और प्रयोग। अब तुम बताओ कि अगर ये सीधा खड़ा होने लगेगा तो ये दूर दराज तक फैल जाएगा। तुम प्रारंभिक मानव कहां, अफ्रीका में। अब ये क्या करेगा, सीधा चलने लगा है तो अफ्रीका से बाहर चला जाएगा, ये आउट ऑफ अफ्रीका चला जाएगा। अब आग इसको मिल गई है और इसका क्रेनियल कैपेसिटी भी जो है ठीक ठाक है। करीब इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो मानी जाती है करीब आपकी जो है ना, सीसी इसका जो है ना वो 750 से 800 के आसपास, यानी यहां पे लिख लो जो सीसी है इसकी वो 700 से 800 के आसपास मानी जाती है। अब ये जो है आग मिल गई है तो भोजन पकाने की इसको आवश्यकता है। आग का प्रयोग करेगा, सामूहिक जीवन में रहने लगेगा। भोजन की कमी होगी तो ये जो है महाद्वीपों में क्या करेगा, महाद्वीपों में फैलेगा, महाद्वीपों में फैलेगा। इसके बाद आएगा नियंडरथल। इसके बाद क्या आएगा, नियंडरथल मैन। तो जो नियंडरथल मैन है, नियंडरथल मैन या मानव, नियंडरथल जो थल मानव है ये 1 लाख वर्ष पुराना मानव है। कितना, 1 लाख वर्ष पुराना। एक लाख वर्ष पुराना। इसका जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1400 सीसी है, यानी इसकी क्रेनियल कैपेसिटी, कपालधारिता 1400। और ये ठंडे यूरोप और कहां, उसके साथ साथ एशिया में इसका निवास देखा जाएगा। ठंडे यूरोप और एशिया में निवास, एशिया में निवास। जो नियंडरथल है ना बेटा, अब ये 1400 सीसी है इसके दिमाग में, फैल गया है। आग वाग पहले वाले को, इससे पिछले को, पूर्वज को मिली गई है, इनको तो दे के ही जाएगा। तो अब ये जो है ये बेसिक चीज है, इसको खाने वाने में अब दिक्कत नहीं होगी, अब आग वाग तो मिली गई है। अब ये उसके बाद सोचेगा, ये इही लोग से उस लोग के बारे में सोचने का हो सकता है प्रयास करे। जब ऐसा सोचेगा तो ये मृतकों को अब दफनाने लगेगा। अब दफना क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई ना कोई भावना विकसित हुई होगी।
कोई हो सकता है धार्मिक भावना कोई विकसित हुई हो। इस समय बहुत परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है जलवायु में, कभी ठंड होती है, कभी गर्म मौसम, फिर जो है तो बहुत तो कठोर जलवायु है, ठंड है। और जब कठोर जलवायु है, ठंड है, तो इसको अब क्या चाहिए? कपड़े पहनना चाहिए। तो ये कपड़े पहनने का प्रयास करेगा, छाल वाल छीले उलेगा, कपड़ा पहनना शुरू करेगा। नियंत्रथल आग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने लगेगा और मृतक संस्कार का भी क्या करने लगेगा? शुरुआत कर देगा। इसके बाद आएगा बेटा क्रो मैग्नन, 40,000 वर्ष पहले। क्रो मैग्नन, क्रो मैग्नन, क्रो मैग्नन 40 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व। आधुनिक मानव के समान है ये क्रो मैग्नन। क्या है? आधुनिक मानव के समान है। ये कलाकारी, चित्रकारी, इसका विकास हो चुका है। समाज और संस्कृति की शुरुआत हो चुकी है। मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएं इसकी क्या होने लगी हैं? विकसित हो रही हैं। और जब ऐसा होगा तो ये कला, संस्कृति और धार्मिक और धर्म के जो है प्रतीकवाद पर क्या करेगा? भरोसा करने लगेगा। क्रो मैग्नन के बाद आएगा होमो सैपियंस। और जो होमो सैपियंस है, ये लगभग 40,000 वर्ष पूर्व से अब तक का जो मानव है, ये होमो सैपियंस है। इसकी जो क्रैनियल कैपेसिटी है होमो सैपियंस की, होमो सैपियंस, इसकी जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो 1450 सीसी है। होमो सैपियंस की कितनी? 1450 सीसी। और आज तो हम मानव जैसे भाषा, धर्म, समाज, सभ्यता का खूब विकास हो चुका है। कृषि, पशुपालन का हम स्थायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धातु विज्ञान, संस्कृति और इन सारी चीज़ों पे हम माहिर हो ही गए हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। दरअसल देखो, स्थायी जीवन, स्थायी भोजन, जीवन, सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करने लगेंगे? कृषि वगैरह, और वही हमने किया, सभ्यताओं का निर्माण किया। सभ्यताओं का उदय तुम देखोगे, फिर सभ्यताएं उपजेंगी। और जब सब अधिशेष उत्पादन होगा, तो अधिशेष उत्पादन के चलते भाई सभ्यता हो रही है, कृषि वसी वगैरह खूब कर रहे हो, तो अधिशेष उत्पादन होगा। अधिशेष जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा में रहेगा, सरप्लस में रहेगा, तो तुम जो है ना, यहां पर उसके सक्सेसर की, उत्तराधिकारी की, और यौन क्रिया में नियंत्रण की बात होने लगेगी। और फिर परिवार का विकास होगा। अब जब बात यह होने लगी कि यौन क्रिया में नियंत्रण कैसे हो, कैसे पता चलेगा, तो महिलाओं की यौन क्रिया में नियंत्रण को लेकर के नियंत्रण किया गया। और आज वो चीजें आप देख रहे हो कि आज भी ये 40 लाख वर्ष, आप 40,000 वर्ष पूर्व से ही आप अगर ये कहानी पूरा देखो तो जरा देखो कि वही चीजें कैसे क्या हो रही हैं। आज भी हम जो है हमारे समाज में महिलाओं के ही यौन क्रिया में नियंत्रण को हम एक वो मानते हैं, एक टैबू है। और पुरुषों को लेकर के तो देख ही रहे हो, अभी जैसे 2 मामले सामने आते हैं। एक मुस्कान का मामला आता है और एक जो है इंदौर वाला मामला आता है। ये मामलों में इतना हो हल्ला हुआ कि जैसे मतलब अब कुछ जो है एकदम नया हो गया हो। लेकिन तुम देखो कि इसी के जस्ट अपोजिट जेंडर रोज ऐसा कर रहा होता है। कोई मामला तुम्हें सामने ऐसा नहीं देखने को मिला होगा। तो ये यहीं से विकसित हो रहा है भाई। संपत्ति के स्थानांतरण और संपत्ति के जो एसेट्स होल्ड का कॉन्सेप्ट कहां से निकलेगा? संपत्ति तुम्हारी कौन रखेगा? तो अपना कोई हो। अपना कैसे पता चलेगा? तो महिलाओं की यौन क्रिया में क्या हो? नियंत्रण हो। अब नियंत्रण ऐसे तो होगा नहीं, तो उसके लिए कस्टम्स बनाए जाएंगे, उसके लिए कस्टम्स बनाए जाएंगे। तो फिर शादी ब्याह का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा।
और जब ऐसा होगा तो वर्ग विभाजन होगा, फिर व्यापार, नगरीकरण, दुनिया की सारी चीजें होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें, तो देखो मानव विकास जो है धीरे धीरे आप देखो कि पहले जो है क्वाड्रापीडल होता है, 4 पैरों में चलता है, फिर द्विपाद चाल, फिर जो है हाथों की स्वतंत्रता, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मस्तिष्क बड़ा होने लगेगा, शारीरिक परिवर्तन धीरे धीरे होंगे, 4 पैरों से दो पैरों में आएगा, हाथों की स्वतंत्रता, ठीक है। और मस्तिष्क का फिर जो है क्या होगा कि धीरे धीरे विकास होगा। मानव का विकास सिर्फ शारीरिक विकास नहीं है। मानव इस समय विकास की कई प्रक्रियाओं से गुजर रहा होता है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, या आर्थिक हो, या फिर बौद्धिक हो। आप देखोगे कि हर एक फेज में ये प्राइमेट्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, और आपका जो है इधर देखो निएंडर और क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस, इसमें धीरे धीरे आप देखोगे कि धीरे धीरे विकास हो रहा है। सांस्कृतिक विकास भी देखने को मिलेगा, औजार, आर्ट, कला, धर्म का विकास धीरे 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 ये बढ़ेगा। सामाजिक विकास भी आप देखने को मिलेगा, देखोगे कि जो एक समूह संगठन होगा, और परिवार, फिर समूह संगठन, और फिर जो है समूह बनेगा, फिर संगठन बनेंगे, है ना। ये सामाजिक विकास का उदाहरण है। आर्थिक विकास में देखोगे कि ये पहले क्या है कि हंटर एंड गैदरर होते हैं, फिर धीरे धीरे कृषि, फिर पशुपालन, और अब देख रहे हो आर्थिक विकास का ये उदाहरण कह लो। बौद्धिक विकास, भाषा विकसित होगी, लिपि होगी, फिर विज्ञान, दर्शन, और फिर हम कहां पहुंच गए, जाके मंगल तक पहुंच गए। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं। इतना तो तुमने ये सब पढ़ा, और जो मैंने ये पढ़ाया कोई अलग नहीं है, तुम्हें हर किताब में मिलेगा। फैक्ट चलो ठीक है, मान लो कि यहां से एक फैक्ट आ गया, इतना पढ़ लिया, 2-4 बार, 4-5 बार रट लोगे तो क्वेश्चन टैकल हो जाएगा, बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि यहां से एक लॉन्ग आंसर आ जाए, जो मैं अगेन बोल रहा हूं कि एक सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उसका मेंस प्रोस्पेक्टिव जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, मेंस प्रोस्पेक्टिव से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मान लो कि मानव के उद्विकास और मानव मस्तिष्क और आकार की प्रकृति को लेकर के कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो स्मार्ट राइटिंग कैसे करोगे। तो जैसे मानव के विकास में मस्तिष्क आकार की प्रगति, अब आपको एक उदाहरण में स्मार्ट राइटिंग थोड़ा सा करवा के मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप ये चीजें विकसित कर पाओ। तो मानव के विकास में मस्तिष्क आकार की प्रगति, मानव के विकास में मस्तिष्क आकार की प्रगति। अब अगर ये है तो तुम क्या किया कि मान लो, मतलब क्वेश्चन का ये एक सब हेडिंग टाइप मानो कि यही कि मानव उद्विकास और उसके जो है ना अलग अलग खंडों को आपको लॉन्ग आंसर टाइप में लिखना है 250 शब्दों में। स्मार्ट राइटिंग कैसे की जाती है, तो तुम तुरंत आओगे कि लास्ट में, जैसे मैंने एक धीरे धीरे पूरा जो है ना, अब आपको 10-10 शब्दों में समझाना होगा, इसके सारे चीज आपने जो है ना, क्योंकि 250 शब्दों से बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, आपको शब्दों की समय सीमा याद रखनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया कि इतना जितना मैंने आपको बताया कि प्राइमेट्स के बारे में इतना बता दिया तुमने, बस ज्यादा नहीं, 10-10, 15-15 शब्दों में तुमने प्राइमेट्स के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, फिर होमो हेबिलिस के बारे में, होमो इरेक्टस के बारे में, फिर निएंडरथल के बारे में, ठीक है, फिर आपको क्रो-मैग्नन के बारे में और होमो सेपियंस के बारे में तुमने इतना बता दिया। मान लो कि 70, 80, 90 शब्द में हो गया। अब ये तुम मेन बॉडी के अंतर्गत रखोगे। अब जैसे इतना तुमने बताया, तो एक काम और करोगे लास्ट पे कि स्मार्ट राइटिंग का एक जो है ना कि हिस्सा होता है, तो तुमने क्या किया कि एक सब हेडिंग डाली ऐसी कि मानव के विकास में मस्तिष्क आकार की प्रगति, और इस तरीके से एक तुमने ग्राफ खींच दिया। क्या खींच दिया?
एक ग्राफ खींच दिया, और ग्राफ खींचने के बाद तुमने यहां से जो है ऐसे दर्शा दिया। अच्छा, ये तो और ऊपर जाना पड़ेगा, है ना? इसको थोड़ा और इरेज करते हैं। चलो चलो, ठीक है। तो तुम अब क्या लिखोगे कि इधर साइड की प्राइमेट्स, ऐसे जैसे प्राइमेट्स, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद क्या था? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, लिख ही देते हैं, है ना? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, क्रोमैग्नन और होमो सैपियंस। अब तुमने ऐसे लिख दिया। अब जैसे तुमने ये लिखा तो जरा देखो, हाँ, ये एक तुमने ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ मुश्किल से 1 मिनट, इसमें थोड़ी बनाने में टाइम लग गया, पर 1 मिनट में आप कॉपी में बना पाओगे। पूरे पूरे इसने क्या कर दिया कि इस ग्राफ ने आपके करीब 50 से 70 शब्द बचा लिए। इस ग्राफ ने 50 से 70 शब्द बचा लिए और एक स्मार्ट राइटिंग हो गई। अब जरा समझो कि एग्जामिनर को दो चीजें दी जाएं। एक तो ये, मैं अगर आप ही से पूछता हूं कि आप एग्जामिनर हो, मान लो, और आप एग्जामिनर हो, तो आपको 2 कॉपियां मिलती हैं। एक कॉपी मिलती है ऐसी जिसमें से जो है ना, मान लो 2 पेज लिखा है, कंटेंट लिखा है इसमें 250 शब्दों में। जरा समझो, कंटेंट है इसमें, कंटेंट है 250 शब्दों में। वहीं ये कॉपी ए स्टूडेंट की है और एक कॉपी बी स्टूडेंट की है, जो कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। इसमें यहाँ पे कंटेंट लिखा है, यहाँ पे जो है मैप बना है, और यहाँ पे जो है माइंड मैप है, और यहाँ पे कंक्लूड करके कंटेंट लिखा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ज्यादा मार्क्स अगर आप एग्जामिनर हो तो किसको दोगे? बी ने आपके हिसाब से वर्डों की समय जो शब्द सीमा है उसने कम रखी है, लेकिन फिर भी आप मार्क्स बी को दोगे। क्यों? यही स्मार्ट आंसर राइटिंग है। यही स्मार्ट आंसर राइटिंग है, और इसमें तुम्हें विशेष ध्यान देना है। इसमें तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जैसे कि मैंने लास्ट में आपको कंक्लूजन अब कैसा रहेगा, तो तुरंत बताओ कि भाई मनुष्य की जो विकास यात्रा है, अब लास्ट में कंक्लूड करना है कि मनुष्य की विकास यात्रा है केवल जैविक परिवर्तन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्रांति की यात्रा रही है। और इतिहास को अगर हम समझे तो जो कार्य कारण सिद्धांत है यह स्पष्ट करता है कि प्राकृतिक परिस्थितियां मानव को नई खोज और नवाचार की ओर प्रेरित करती रही हैं, जो कि हमने विस्तार से उपरोक्त मुख्य भाग में समझाने का प्रयास किया है। तुमने इतना लिखा तो जो एग्जामिनर है वो एकदम गदगद हो जाएगा, बढ़िया मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। आंसर राइटिंग में हमेशा 2 चीजों का बहुत ध्यान देना होता है। 2 तरीका है, एक
ट्रेडिशनल स्मार्ट, जो ट्रेडिशनल आंसर राइटिंग, दूसरा स्मार्ट आंसर राइटिंग। अब स्मार्ट आंसर राइटिंग के जो स्मार्ट आंसर राइटिंग जो टीचर करवा रहे हैं, और स्मार्ट आंसर राइटिंग करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस और एक नया साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक ट्रेडिशनल तरीके से हम जो है ना एक गाइड बुक और नोट्स की तरह रेडी कर रहे थे, उससे काम नहीं चलेगा और उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है और आप पीछे रह जाओगे। अभी आपको क्या चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो तुरंत आपको इंट्रो, अब तुमको पता होना चाहिए कि इंट्रो अगर मान लो कि हमें 250 शब्दों में लिखना है तो इंट्रो हमारा कितना हो, अगर हमें 150 शब्दों में लिखना है तो इंट्रो कितना हो, और 50 शब्दों में लिखना है, इंट्रो तो सभी में होना चाहिए, तो इंट्रो कितना हो। अगर 250 शब्दों में तो तुम्हारा ये तुम्हें पहले से पता हो और उस हिसाब से तुम्हारा कंटेंट रेडी हो कि तुम्हें इंट्रो जो है 50 से 60 शब्दों में रखना ही रखना है, 50 से 60 शब्दों में। इंट्रो के बाद जब तुम मेन बॉडी में आओगे, मेन बॉडी में आंसर लिखोगे, तो मेन बॉडी में तुम्हें ध्यान रखना है कि करीब जो है इसमें से 80 से 90 शब्द लिखोगे। कितना? 80 से 90 शब्द। और कोशिश करना है कि अगर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जैसे आप कहोगे कि सर हिस्ट्री में क्या मैपिंग करेंगे, बहुत संभावना है, करके तो देखो। कि मान लो कोई साइट तुमसे पूछा कि नियोलिथिक एज की साइट बता दो, या तुमसे जो है ना मीजोलिथिक एज की कुछ साइट के बारे में डिस्कशन पूछ रहा है, या मान लो आईबीसी के बारे में ही डिस्कशन आपसे कुछ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके कल्चर के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो तुमको क्या करना है कि तुम बाकी मेन बॉडी में तो कंटेंट लिख ही रहे हो, तुरंत एक जो है ना तुमने प्यारा भारत बनाया और देखो कि जो ट्रायंगुलाकार तुमने क्या कर दिया कि हड़प्पा को एक दर्शा दिया आईबीसी की, और कुछ मेजर साइट जहां पर तुम ये कंटेंट लिख रहे हो कि अगर मान लो कल्चरल है तो कल्चरल साइट तुम्हें इसमें ढूंढना है। अगर मान लो कि इसमें जो है ना कॉमर्शियल साइट है, लोथल वगैरह एक कॉमर्शियल साइट है कि यहां से कॉमर्स वगैरह हो रहा था, है ना, ट्रेड वगैरह हो रहा था, तो तुमको यहां पे दर्शा देना है। इससे एग्जामिनर को क्या लगेगा कि बच्चा स्मार्ट है। तुमने जो देखो चीजें एग्जामिनर को पसंद आनी चाहिए, मैटर ये करता है, समझ आनी चाहिए, मैटर ये करता है। ठीक है, तो तुमने 80-90 शब्द ही लिखा, तुमने जो है एक दो ठो मैप बनाया छोटा सा किनारे, और मैप किनारे बनाते हुए तुम क्या कर गए, आगे बढ़ गए। ये स्मार्ट आंसर राइटिंग है। आगे लास्ट में आए और कंक्लूड किया। तुम कंक्लूजन में क्या किया कि कंक्लूजन में जो तुमने मेन बॉडी में सारी चीजें दी और इंट्रो में दिया उसी को समराइज करना है। हालांकि कंक्लूजन का भी जो है ना अलग अलग, अब क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन भी कई तरीके से पूछता है कि कमेंट करो, टिप्पणी करो या विस्तृत वर्णन करो, तो उसको भी मैं एक दिन लेके आऊंगा कि इसका मतलब क्या है, कि विस्तृत वर्णन का मतलब क्या है, टिप्पणी करने का मतलब क्या है। हर एक शब्द के अपने मायने होते हैं, बहुत सारे 10-15 ठो आपको कीवर्ड होंगे, तो उनको बताएंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए, और जब ऐसा आप सीख जाओगे, ये सीखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये सीख जाओगे तो चीजें बहुत ईजी आसान हो जाएंगी, बहुत ईजी हो जाएंगी। तो यहां तक मैं ये मान के चलता हूं कि जो आपको हमने जो है मानव का जो उद्विकास है वो पढ़ा। मानव विकास की थोड़ी सी अवस्थाओं को मैं एक शॉर्ट में आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी था। और हम किसी दिन प्रॉपरली देखो, क्लास के अलग से हम जितना भी पढ़ेंगे ना, जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसका आंसर राइटिंग का एक पूरा क्लास के ही बाद एक प्रोग्राम रखेंगे कंप्लीट आंसर राइटिंग का। उसमें पीटी और मेंस दोनों होगा, कि प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। अब चलो आगे हम अपनी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाओं में हम बात कर रहे थे कि भाई मानव की विकास की अवस्थाओं को अगर देखें तो हम इनको जो है ना 5 से 7 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कहीं कहीं रामापिथेकस दिया होता है, होमिनिड को हमने जैसे पढ़ा, तो ये केवल निचले और ऊपरी जबड़ों से जो रामापिथेकस था ना बेटा, ये केवल आप इसको निचले और ऊपरी जबड़ों से पहचान सकते थे। जबड़ों से ऐसी चौड़ाई का संकेत मिलता है कि ये इसका जो रामापिथेकस था, इसका जो थूथुन था, मतलब जो इसका बड़ा मुंह वाला हिस्सा था, वो जो है ना वो
मतलब जैसे कपी में जो बानर है इसमें नहीं, बहुत बाहर निकला था, कपी में नहीं पाया जाता है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंसिस था, ये एक हल्का और सुकुमार जीव था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस धीरे, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधा चलता था, उसकी पीठ हल्का मुड़ी रहती थी, अभी एकदम जैसे हम लोग खड़े हैं ऐसा नहीं, ये ऐसे सीधा जो चलने लगा था, पर ये झुका हुआ, पीठ इसकी मुड़ी रहती थी, ताकि शरीर अपने संतुलन के लिए कमर पर क्या रहे, झुका रहे। और उसके पैर जो है छोटे होते थे, अभी इसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी, पैर इसके छोटे, अचानक से पैर नहीं बढ़ जाएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। देखो जरा, मैं थोड़ा सा समराइज करते हुए आगे बढ़ूंगा, है ना। तो पैर इसके क्या हैं, अगर आप देखोगे तो छोटे हैं। खोपड़ी इसकी काफी मनुष्य से मिलती जुलती है, लेकिन इसका चेहरा जो है अभी भी बानर की तरह है। खोपड़ी मिलने लगी है, मनुष्य है लगभग वैसी, पर इसका अभी जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का चेहरा बानर की तरह है। साथ साथ अगर हम देखें होमो इरेक्टस, जो होमो इरेक्टस है इसे मूलतः जो है पिथेंकोथ्रोपस की संज्ञा दी जाती है। पिथेंकोथ्रोपस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सीधा चलने वाला कपी। इसका मतलब है कि जो सीधा एकदम जो है चलने वाला जो कपी है। अब सीधा चलने वाला जो कपी मानव है, इसकी खोपड़ी पिछले प्रारूप की तुलना में, यानी किसके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की तुलना में ये ज्यादा गोलाकार है। हालांकि इसका जो माथा है, ये अगर आप इसके माथा को देखोगे तो ढलवा, जो इसका जो माथा है वो क्या है, इसका माथा भाई अभी जो है ना ढलवा है। तो ये भी देखोगे कि अभी ये जो है इसका माथा ढलवा तौर पे है। दूसरी बात अगर आप देखोगे कि इसकी जो भ्रूअस्थि है वो सुदृढ़ है। सीधा खड़ा होने पर इसकी जो ऊंचाई है लगभग वो 5 फीट हो जाती है। मतलब ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो होमो इरेक्टस है ये सीधा खड़ा होने लगा है, तो ऑब्वियसली इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। तो करीब करीब ये 5 फीट का मानव हो गया है। फिर तुमको बताया निएंडरथल, ये आधुनिक मानव का पूर्वज है। ये हमारा जो हम आधुनिक मानव है, होमो सेपियंस है, तो ये हमारा पूर्वज है। अब इसकी गर्दन छोटी है, चेहरा इसका चौड़ा है, और इसकी जो भ्रूअस्थि है उभरी है, आंखों के जो है कोटर हैं वो काफी बड़े हैं। ये गर्दन झुका करके सीधा चलता था, गर्दन झुका करके। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये अपने पूर्ववर्ती जितना ही लगभग ऊंचा था। इसके बाद आता है होमो सेपियंस। ये पहला मानव प्रारूप था जिसमें एक उभरी हुई जो है ना ठोड़ी का विकास और खोपड़ी में एक गोलाकार और जो उत्तल अग्रभाग का निर्माण जो है, इसमें 3 मानव प्रजातियों के आविर्भाव का संकेत मिलता है। जैसे जो काकेससी है, मैंगोलाइड है, निग्रोइड है, ये उसी का जो है ना मतलब एक संकेत है। देखो जो होमो सेपियंस है ना, ये करीब वही 30,000 वर्ष पूर्व माना जाता है इसका इमरजेंस। होमो सेपियंस के 2 महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण हैं। कैसे कि एक उभरी हुई ठोड़ी का विकास है इसका, होमो सेपियंस में आप देखोगे उभरी हुई ठोड़ी है, और खोपड़ी में गोलाकार या उत्तल जो है ना भाग का निर्माण हो गया है। होमो सेपियंस का जो सिर है, क्रैनियल कैपेसिटी है, वो 450 सीसी है, और आधुनिक मानव का विकास इसी होमो सेपियंस से हुआ है। हम होमो सेपियंस है। हालांकि अब होमो सेपियंस में ने सर्वप्रथम जो है भाषा का विकास किया, और उसने अगर आप देखोगे कि कृषि, विज्ञान, तकनीकी, इसके सहारे वातावरण को अपने अनुकूल ढालना शुरू कर दिया। तो तुमको ये
इतना ही इसमें जानना था। हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और उसके साथ साथ हिस्ट्री जान ही लिया। प्री हिस्ट्री सिंपल सा जानना है, इस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता है। प्रोटो हिस्ट्री मानव लिखना पढ़ना तो जान रहा है, पर उसकी भाषा को डिकोड नहीं किया गया है, पढ़ी नहीं गई है अब तक। और हिस्ट्री जिसको हम, जो चीजें लिखित में हैं उसको हम पढ़ सकें, वो हिस्ट्री, यानी 600 BC ऑनवर्ड। ठीक। अब प्रागैतिहासिक काल के आरंभ में, चलो तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के आरंभ में जब मानव पत्थरों के उपकरणों के निर्माता के तौर पे अपने पुरुषाभ वानर पूर्वजों से एक पृथक प्रारंभिक तकनीकी विकास से संबंधित निकल के आता है, इसी काल को हम स्टोन एज कहते हैं। इसी काल को हम क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। या इसके और आप सिंपल तरीके से ऐसा समझो कि स्टोन एज क्या है। अगर मान लो आपसे पूछे कोई कि स्टोन एज क्या है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको यह बताया कि जो स्टोन एज है, मानव धरती पर संभवतः अति नूतन या प्लाइस्टोसिन युग के आरंभ में पैदा होता है, और इसी समय गाय, हाथी, घोड़ा इनका भी उद्भव हुआ। भारत में आदि मानव पत्थर के जो है अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था, और यह काल जो है, यह पीरियड जो स्टोन एज का है, वो आखेटक और खाद्य संग्राहक के तौर पे जाना गया। भारत में जो पुरापाषाणकालीन मानव के जो शारीरिक अवशेष हैं जीवाश्म में, वो कहीं से नहीं प्राप्त हुए हैं। और इस काल में मानव का जो जीवन और जो जीवन है वो शिकार और खाद्य संग्राहक पर क्या होता था कि शिकार वगैरह पर निर्भर हुआ करता था। अगर हम बात करते हैं कि भाई भारत में प्रागैतिहासिक अनुसंधान की उस समय शुरुआत होती है जब भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के रॉबर्ट बुशफ्रूट ने, जो आज का तमिलनाडु है, तो वहां एक चेन्नई है, मतलब वहां की राजधानी है, पहले मद्रास कहते थे, उसके पास एक क्षेत्र है पल्लवरम। तो पल्लवरम नामक जो है पुरा स्थल से 13 मई 1863 को लेटेराइट के जमाव से एक क्लीवर खोज निकाला। ध्यान रखना टाइम पीरियड, क्योंकि पीजीटी है ये पूछ लेता है, एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है, तो इस वजह से मैं एग्जैक्ट डेट का डिस्कस भी किया कि 13 मई 1863 को जो लेटेराइट के जमाव से एक क्लीवर खोज निकाला। विलियम किंग ने 28 सितंबर 1864 को अतिरपक्कम के नाले से 2 सुंदर सुंदर कुल्हाड़ियां, हैंडेक्स खोजी थी। इसके बाद पाषाण काल को हम सामान्य दशाओं में 3 उपकालों में क्लासिफाई कर सकते हैं या 3 उपकालों में बांटते हैं। पाषाण काल को हम कितने? 3 उपकालों में बांटते हैं। कौन कौन से हमारे 3 उपकाल हैं? तो देखो, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तुम प्रागैतिहासिक काल समझ गए कि प्रागैतिहासिक काल क्या है।
या प्री हिस्ट्री, तो इसके अंतर्गत स्टोन एज को ही रखते हैं। और स्टोन एज को अगेन हम 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम जो है पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल को, प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो अब जो पाषाण काल को अगेन हम 3 भागों में, पुरापाषाण, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को अगेन फिर 3 भागों में बांटेंगे हम। पुरापाषाण काल को अगेन 3 भागों में बांटेंगे, लेकिन पहले इसको ध्यान से सुनो। देखो एक और बात, यहां पर ये जो है, आप हो सके तो कॉपी हो, मैं आपको एक टाइम दूंगा तो साथ साथ थोड़ा बहुत जो है नोट डाउन किया करो, लेकिन जब मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता हूं तो उसको समझने का प्रयास किया करो, ठीक है? अब जैसे भारतीय पुरापाषाण युग को हम 3 भागों में बांट लें, एक आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। यानी ये जो पुरापाषाण काल है इसको अगेन 3 भागों में, कि निम्न पुरा, मध्य पुरा और उच्च पुरा। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है? हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, परेशान नहीं होना है। तो वापस से सुनो कि जो आपका पुरापाषाण काल है, हम इसको 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण युग का मानव जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक है। इस समय का जो मानव है वो शिकारी है और शिकार करके चीजों को कलेक्ट कर रहा है। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के जो अवशेष हैं वो सोहन नदी घाटी और बेलन नदी घाटी और नर्मदा घाटी, साथ में भीम, जो भोपाल का भीम बेटका है, तो वहां के जो शैलाश्रय हैं वहां पर मिलता है। पुरापाषाण काल को हम अगेन 3 भागों में क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे लिखा है कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जो निम्न पुरापाषाण काल है इसके अंतर्गत हम 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व का समय मानते हैं। यानी निम्न पुरापाषाण काल को ये जो है हम 5 लाख से कितना, 50,000 जो है ईसा पूर्व का टाइम पीरियड मानते हैं। और निम्न पुरापाषाण काल की जो संस्कृति को उपकरण के आधार पर, जो निम्न पुरापाषाण काल कल्चर है, तो उपकरणों के आधार पर प्रमुख तौर पे हम 2 वर्गों में क्लासिफाई करते हैं। चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति। यानी ऐसे समझो कि मैंने आपसे कहा कि पाषाण काल को हम 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को अगेन हम 3 भागों में, तो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल। अब निम्न पुरापाषाण काल को हम उपकरणों के आधार पे
किसके? उपकरणों के आधार पर दो भागों में बांटेंगे, चापर चॉपिंग संस्कृति और हैंडेक्स कल्चर या हैंडेक्स संस्कृति। यानी चापर चॉपिंग और हैंडेक्स संस्कृति और हैंडेक्स संस्कृति। मतलब कि जो चापर चॉपिंग पेबल है और दूसरा है हैंडेक्स कल्चर। देखो, चापर चॉपिंग जो पेबल संस्कृति है, आज का जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवाहित होने वाली जो सिंधु की जो सहायक नदी है सोहन घाटी या सोहन नदी, तो सोहन नदी की घाटी में जो प्राप्त होने के कारण इसी को सोहन संस्कृति भी कह देते हैं। तो पीटी में क्वेश्चन कैसे आपसे बनेंगे, जीआईसी में प्रवक्ता में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोहन संस्कृति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, और दे देगा। अगर मान लो ऐसे देता है कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और जो है ना कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज, तो तुमको लगाना है पुरापाषाण काल। लेकिन अगर वो पुरापाषाण काल के अंदर और डिटेल में जाए तो तुमको फिर लगाना है निम्न पुरापाषाण काल। और निम्न पुरापाषाण काल में चापर चॉपिंग पेबल कल्चर के अंतर्गत, कि जैसे मैंने चापर चाबुल पेबल संस्कृति जो है, ये दरअसल जो पाकिस्तान का जो आज का पंजाब प्रांत है, तो वहां एक नदी जो बहती है आपकी सिंधु, और सिंधु की ही सहायक नदी है सोन। तो सोन नदी घाटी में जो प्राप्त होने के कारण इसको हम सोहन संस्कृति भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? हम सोहन संस्कृति भी कह देते हैं। अब सोहन घाटी के उपकरणों की जो आरंभिक जो है सोहन, जो उत्तरकालीन सोहन और फिर विकसित सोहन, ये कई नाम दिया गया। अगर आप देखोगे कि सोहन घाटी में भी जो उपकरण हैं, तो भाई ये आरंभिक उपकरण भी हैं, उत्तरकालीन सोहन जो है उपकरण है, विकसित उपकरण है। उत्तरकालीन सोहन उपकरण जो है मध्य पूर्व पाषाणिक हैं, ये भी ध्यान रखना, मध्य पूर्व पाषाणिक ये इसमें आ जाएंगे, मध्य पूर्व पाषाणिक आ जाएंगे। पेबुल एवं चॉपर, तो ये जो पेबुल है ना, ये पत्थर के वैसे उपकरण होते थे, मैंने यहां पर बताया ना चॉपर चॉपिंग पेबुल। तो पेबुल है क्या, चॉपर है क्या? तो जो पेबल पत्थर के वैसे उपकरण हैं जो पानी के बहाव से रगड़ करके ये चिकने और सपाट हो गए, और पेबल के दोनों किनारों को छील करके उनमें धार बन गई, और ये बड़े आकार वाले उपकरण को, जो बड़ा आकार का बना, वो चापर कहा गया। इसी को द्विधारी आकार, वो जो द्विधारी उपकरण है वो भी कहा जाता है। ऐसे समझो कि यहां जो पत्थर पड़ा था नदी पे, तो धीरे धीरे पानी के बहाव से क्या हो गया, पानी के बहाव से ये इधर साइड क्या हो गया, ये पतला हो गया, घिस घिस के इसको और पतला किया गया, और जब पतला किया गया तो यही चॉपर है, यही आपका चॉपर है। उन्नीस में वाईडी शर्मा ने ब्यास की जो सहायक नदी है वान, तो वान नदी के तट पर स्थित दौलतपुर नामक स्थल से चॉपर चॉपिंग परंपरा के उपकरण भी प्राप्त किए। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब? 1954 में। किसने? वाईडी शर्मा ने। कहां से प्राप्त किए? ब्यास की सहायक नदी वान नदी से। तो इसमें हमने क्या बताया? एक चॉपर चॉपिंग संस्कृति, एक हैंडेक्स संस्कृति। हैंडेक्स के बारे में सुन लो, चॉपर चॉपिंग में तुम्हें सोहन याद रखना है, इससे बहुत डीप नहीं जाएगा।
और अगर बहुत पूछ लेगा तो इसको वान नदी, ये भी ध्यान रखना, जो है ना आपकी ब्यास की सहायक नदी है, और किसने खोजा 1954 में, वाईडी शर्मा ने। दूसरा है हैंडेक्स कल्चर। ये हैंडेक्स कल्चर दरअसल निम्न पुरापाषाण काल का ही दूसरा कल्चर है, दूसरी संस्कृति है। इसी को हम जो है एल्यूजन कह रहे हैं, एस्यूलन संस्कृति कहते हैं, एस्यूविलियन संस्कृति कहा जाता है। अब हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रेपर, क्रोड, फलक इस संस्कृति के प्रमुख उदाहरण हैं। इस समय जो औजार आपको मिलेंगे वो हैंडेक्स मिलेगा, कुल्हाड़ी जिसको कह रहे हो तुम, क्लीवर मिलेगा, अभी बताऊंगा इसके बारे में, स्क्रेपर मिलेगा, स्क्रेप खुरचना होता है, और फलक इस संस्कृति के प्रमुख उदाहरण हैं। अब निम्न पुरापाषाण जो कालीन संस्कृति है, इसके अगर तुम जो है प्रमुख स्थलों की बात करोगे, जो प्रमुख पुरा स्थल हैं, वो राजस्थान के हथनौरा से, राजस्थान के हथनौरा कह रहे हैं, राजस्थान के नागौर जिले से, हथनौरा तो राजस्थान में थोड़ा ना है, तो राजस्थान के जो नागौर जिले में स्थित जो डीडवाना है, चंबल नदी के सुनीता और जो है ना भैंसोरगढ़, गोदावरी की जो सहायक नदी प्रवरा है उसके तट पर जो निवासा, और मद्रास के पल्लोरम और अतिरापक्कम, यहां से तुमको जो है ना निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृत के अंतर्गत जो उपकरण हैं वो प्राप्त होंगे। तो ध्यान रखना कहां कहां तुम्हें हैंडेक्स मिलेगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान के नागौर से, राजस्थान के, भैया थोड़ा सा साइलेंट रखिए, राजस्थान के किससे, नागौर से, उसके साथ साथ चलिए, तो राजस्थान के नागौर से, चंबल घाटी में जो सोनीता और जो है भैंसोरगढ़ से, गोदावरी की जो सहायक नदी प्रवरा है तो प्रवरा के तट पर निवासा से, मद्रास के पलोरम और अतिरापक्कम से, यहां से फाइंड आउट होंगे। वहीं भूतत्व वेत्ता जो अरुण सुनकिया हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन आया है, तो इनको नर्मदा घाटी के होशंगाबाद के हथनौरा से 5 दिसंबर 1982 को मानव की एक खोपड़ी मिली। होशंगाबाद के कहां, हथनौरा से, हथनौरा मैन कहते हैं। कौन, अरुण सुनकिया। कब, 5 दिसंबर 1982 को। और कहा जाता है कि ये जो खोपड़ी है वो होमो इरेक्टस की थी। ये जो खोपड़ी है वो किसकी थी, होमो इरेक्टस की थी। वहीं महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से राख के टीले का साक्ष्य मिला है, जो कि लगभग 13 लाख वर्ष पुराना है। कितना, 13 लाख वर्ष पुराना। कश्मीर के लिद्दर नदी के किनारे पहलगाम है। अभी पहलगाम तो चर्चा में भी था, तो देख रहे जो पहलगाम अटैक हुआ, तो पहलगाम से एक हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। किंतु ये जो है पुरापाषाण युग के औजार कश्मीर में बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ हिमानी युग में कश्मीर में जो है अत्यधिक ठंड होती थी। लेकिन अभी ये रिसेंट फाइंडिंग है, तो पूछा जा सकता है। दूसरा बात कि बिंद क्षेत्र में जो है भीमबेटका जो भोपाल के पास है, यहाँ पे एस्यूलियन संस्कृति के औजार उपयोग में लाए जाते थे, किंतु वहां बाद में मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति का आगमन होता है। और वहीं दक्षिण भारत का जो कोर्तलियार है, तो उस नदी घाटी से निम्न पाषाणिक सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, निम्न पुरापाषाणिक सामग्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बदमबुरै, अतिरापक्कम, तो बदमबुरै के पास जो कोर्तलियार नदी है, तो वहां 3 वेदिकाएं मिली हैं। और सबसे अगर आप बात करोगे तो नीचे की वेदिका को बोल्डर जो है ना कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है, बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट।
और यहां से प्राप्त जो हैंडेक्स है वो फ्रांस की जो अबेबिलियन परंपरा है उसके ही लगभग लगभग इक्वल है, उसी के समान है। अतिरापक्कम से भी बड़ी संख्या में हैंडेक्स क्लीवर फलक मिले हैं और यहां से जो हैंडेक्स हैं वो एस्यूलियन प्रकार के हैं, एस्यूलियन प्रकार के हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं कि समराइज कर देता हूं। निम्न पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसमें आप इसको लेके मत बैठ जाना कि अब यही टाइम पीरियड, थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाएगा, तो इतना हिस्ट्री में खास करके एंशिएंट वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में ये चलता है। अब इस काल में मानव जो है क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता है, क्वार्टजाइट पत्थर। और इस काल के उपकरणों के, इस काल का जो उपकरण है हम मेनली 2 भागों में बांट देते हैं। अब 2 भागों में कौन कौन सा? एक चापर चॉपिंग है जिसको हम पेबल संस्कृति कहते हैं, और इस संस्कृति से संबंधित उपकरण जो है आपको सर्वप्रथम कहां मिलेगा, जो कि मैंने यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पंजाब की सोहन नदी घाटी से, और इसी वजह से हम इसको सोहन संस्कृति भी कह देते हैं। तो तुमको इतना ही ध्यान रखना है, हालांकि मैंने वहां पर डिटेल में बताया, पर ध्यान कितना रखना है जो अभी बता रहा हूं। दूसरा हैंडेक्स संस्कृति, तो इसके उपकरण सर्वप्रथम तुम्हें कहां मिलेंगे? जो आज का जो चेन्नई है, पहले उसको मद्रास कहते थे, तो वहां पर कुछ साइट है, बदमबुरई, अतिरापक्कम, यहां से, तो इसी को बेटा मद्रास संस्कृति कहते हैं, इसी को मद्रास संस्कृति कहते हैं। अब सर्वप्रथम जो आग का प्रयोग करने का जो प्रमाण है इस काल में चीन के जो है चाओजू कोजियन गुफा में प्राप्त होता है। मतलब समझो कि अगर हम बात करें तो इस समय वेरी फर्स्ट टाइम जो आग का प्रयोग है वही पुरापाषाण काल में और उसके अंतर्गत निम्न पुरापाषाण काल में, तो इसका प्रमाण जो है चीन के चाओजू कोजियन, ध्यान रखना, चीन के कहां? चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है। लेकिन उस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था, मिला तो लेकिन नियमित नहीं होता था। वेरी फर्स्ट टाइम रॉबर्ट बुशफ्रूट, जो कि यहां से क्वेश्चन एक बार पूछा गया यूपी पीसीएस में, तो ये भूवैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता भी हैं। यहां से क्वेश्चन तो ये भी पूछा, रॉबर्ट बुशफ्रूट थे तो भूवैज्ञानिक भी और पुरातत्ववेत्ता भी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना। तो इन्होंने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम है, तो पल्लवरम नामक स्थान से जो हैंडेक्स है, जो हाथ की कुल्हाड़ी है, वो प्राप्त करी है। आरंभिक पुरापाषाण युग के जो स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित जो पंजाब की जो सोहन घाटी में देखने को मिलते हैं, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक। इसको तुम ऐसा एक चीज और तरीके से, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको कुछ आगे मैं बताऊंगा, कुछ जैसे कि मेनली आपको जो फोकस करना है कि जो पुरापाषाण कालीन स्थल हैं मेजर, उन स्थल को थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात और बताने वाला हूं मैं कि देखो आरंभिक पुरापाषाण कालीन जो औजार हैं, आरंभिक पुरापाषाण कालीन या फिर आपको निम्न पुरापाषाण कालीन, सेम ही चीज है। तो ये औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में भी पाए गए। भाई तुमने तो ये जान गए कि भाई सोहन नदी याद रखोगे, पंजाब के वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत सोहन नदी घाटी में है ना, ये याद रहेगा। दूसरा तुम्हें ये भी जो है हैंडेक्स क्लीवर, साथ में बदमबुरई, अतिरापक्कम और पल्लवरम, चेन्नई, ये भी तुम्हें याद रहेगा। और डिटेल में भी मैंने बताया था कि तुम्हें राजस्थान के नागौर, महाराष्ट्र के प्रवरा यानी नेवासा के पास, तो ये और डीप में हम गए थे। लेकिन मेजर तुम्हें जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं बता रहा हूं। अब जैसे ये भी कि भाई आरंभिक पुरापाषाण कालीन जो औजार हैं वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जो बेलन नदी घाटी है यहीं से प्राप्त किए गए।
दूसरा, मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं हैं और वहां शैलाश्रय हैं। जो चट्टानों से बने आश्रय हैं उन्हीं को हम शैलाश्रय कहते हैं, जो लगभग लगभग वो जो है ना 1,00,000 ईसा पूर्व के आसपास के माने जाते हैं। 1,00,000 ईसा पूर्व के आसपास के, ध्यान रखना। वहीं मध्य नर्मदा घाटी जो हथनौरा में है, होशंगाबाद में जो है एक मानव की खोपड़ी मिली है और ये भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। तो तुम्हें जो है ना इसके अंतर्गत इतना ही जानना है। यह मैं मान के चलता हूं कि यहां तक तुम्हें किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। आगे आओ, मध्यपुरा पाषाण काल। ये तो ये मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसके अंतर्गत ये 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व का समय आता है। 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व का बीसी का समय माना जाता है। इस समय फलकों, ब्लेडों, स्क्रेपरों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाणिक संस्कृति को हम फलक संस्कृति की भी संज्ञा दे देते हैं। वापस से सुनो, इस समय होता क्या है कि जो फलक उपकरण हैं, जैसे ब्लेड है, स्क्रेपर है, इसकी अधिकता हो जाती है। और जब किसी उपकरणों की, भाई उपकरणों के आधार पर क्लासिफिकेशन है, तो इसी के चलते हम मध्यपुरा पाषाण को फलक संस्कृति भी कहते हैं। अब क्वार्टजाइट नामक पत्थर की प्रधानता होती है, तो इस काल की विशेषता यह थी कि इसके साथ साथ जो है क्वार्टजाइट पत्थर मत तो बहुत ही प्रयोग किया गया, प्रधानता थी, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फ्लिंट, जैस्पर और चर्ट प्रस्तरों का प्रयोग जो है इसके साथ साथ होने लगा। दूसरा कि गोदावरी, नर्मदा, सोन, बेलन, ये जो नदियां हैं और इनकी सहायक नदियों के स्तर जमाओं से पशुओं और बहुसंख्यक जीवाश्म प्राप्त हुए। और ये जीवाश्म जैसे अगर देखोगे तो हाथी है, मवेशी हैं, बास जो इसमें से बबुलस है, घोड़ा है, इक्वस है, दरियाई घोड़ा है, कछुआ है, ये मिलते हैं। वहीं मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो महाराष्ट्र का निवासा, झारखंड का सिंहभूमि, उत्तर प्रदेश का चकिया, ये बनारस में पड़ता है, वाराणसी के आसपास, बेलन नदी घाटी इलाहाबाद, मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका, गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र और पंजाब का जो ब्यास और वान का जो है क्षेत्र आता है। तो तुम्हें इसमें से इतना ही याद रखना है, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे आप याद रख सकते हो कि जो मध्यपुरा पाषाण काल है, मतलब शॉर्ट में बता दूं, इसका टाइम पीरियड 50,000 से 40,000 बीसी ईसा पूर्व माना जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर, जो क्वार्टजाइट पत्थर हैं, तो उसकी जगह जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, इन पत्थरों का प्रयोग होने लगा। फलक उपकरणों की अधिकता के चलते इसको हम फलक संस्कृति भी कहने लगे। फलक एक प्रकार का औजार होता था, ठीक है, और इसको क्या, फलक कैसे बनता था कि पत्थर को तोड़ करके घिस करके बनाया जाता था। मध्यपुरा पाषाण युग में जो है मुख्यतः पत्थर के फलकों से जो बनी वस्तुएं हैं उसका उपयोग होता था, और इस युग के मुख्य औजार फलकों के जो है ना कई अलग अलग, जैसे कि उसमें वेरिएशन देखने को मिला। फलक हो गया, बेधनी हो गया, छेदनी हो गया, खुरचनी हो गया, ये सब फलक संस्कृति के अंतर्गत जो उपकरण है वही है। एक बात और यहां पर कि इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया और श्रृंगार साधनों का प्रयोग होने लगा। इस काल में जो कुत्ता है उसको पालतू बनाया गया है, और जो श्रृंगार साधन है उनका क्या किया जाने लगा है, उपयोग होने लगा है, ठीक है। इसके बाद तुम देखो उच्च पुरा पाषाण काल।
ये जो उच्च पुरा पाषाण काल है, ये आपका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। 40K से 10K के बीच का समय माना जाता है। 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व का टाइम माना जाता है। उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरणों में मुख्य तौर से ब्लेड और इस पर निर्मित उपकरण देखने को मिलते हैं। ब्लेडों और ब्यूरन के अतिरिक्त और कई उपकरण हैं, जैसे बेधक है जिसको पॉइंट्स कहते थे, चंद्रिका था, छिद्रक था, ये उपकरण थे, स्क्रेपर भी था। नालिकाकार क्रोड जो फ्लूइड कोर्स हैं, यानी जो ब्लेड बोलते हैं, वो बनाए जाते थे। ये एक पर्टिकुलरली आकार में होते थे। इनको एकदम भली भांति तरीके से गढ़ करके बनाया जाता था। इसके बाद क्रोड का आकार धीरे धीरे बेलनाकार हो जाता है और इसके चलते जो है ये बहुत तीक्ष्ण हो जाते थे, बहुत धारदार हो जाते थे। उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरण जो है हड्डियों के भी बनाए जाने लगे थे। ध्यान रखो, निम्न पुरा पाषाण काल में हड्डी के औजार नहीं मिलेंगे। तुमको फलक मिलेगा, तुमको पेबल चॉपर चॉबिंग मिलेगा, सॉरी फलक कह रहे हैं, ठीक है, हैंडेक्स मिलेगा। मध्य पुरा पाषाण काल में तुमको फलक, बेवरन, बेधनी, पॉइंट्स ये सब मिलेगा। पर उच्च पुरा पाषाण काल में अब औजार फलक के अलावा हड्डियों के भी बनाए जाने लगे थे और कई उपकरण पशुओं की जो है लंबी हड्डियों और सींगों से बनाए जाते थे। अभी हमें कैसे पता चला? तो उत्तर प्रदेश का जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी का एक नाला है लोहंदा नाला, इलाहाबाद पे ही पड़ता है। तो यहां से प्राप्त जो है मातृ देवी की जो मूर्ति है, ये उच्च पुरा पाषाण काल की मानी जाती है। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव स्थित जो पटने हैं, तो पटने नामक स्थान जो है पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के 3 जो है अंड कवकों, जो एक्स सेल्स हैं, और आड़ी तिरछी रेखाओं से युक्त अलंकरण बने मिले हुए हैं। शुतुरमुर्ग के जो अंड कवक और सीपी के बने हुए जो मनके भी मिले हैं, और इससे पता चलता है कि इस समय का जो मानव है वो चित्रकला से परिचित हो चला था, चित्रकला से परिचित हो चला था। उच्च पुरा पाषाण काल तक मानव पूर्णतः आखेटक खाद्य संग्राहक की स्थिति में था और भारत में इस काल के उपकरण सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूमि झारखंड, जोगदहा, भीमबेटका, बागोर, पटने, भदणे, इमामगांव, रेनीगुंटा, कुरनूल की गुफाएं, सोरापुर और बूढ़ा पुष्कर जो कि राजस्थान में है। वहीं उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। तो यहां तक ये मान के चलते हैं कि कोई डाउट नहीं होगा। एक बात और कि देखो, पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण का एक और साक्ष्य वह कला है जो कि पाषाण जो पत्थरों पर खुदाई और पत्थरों की जो कटाई और जो गुफाओं की जो है भित्ति चित्रों और जो है चट्टानों के तौर पे जो है पाई गई। एक बात यहां पे तुम्हें ध्यान रखना है, जो मेजर चीजें ध्यान रखोगे उच्च पुरा पाषाण काल के अंतर्गत, कि इसका टाइम पीरियड, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, हालांकि पूछेगा भी नहीं कि 40 लाख से आपका जो है 40 लाख कह रहे हैं, 40,000 से आपका 10,000 ईसा पूर्व। इस युग के जो उपकरण हैं ब्लेड की तरह पतले और धारयुक्त हैं, थोड़ा सा ज्यादा शार्प हैं, और उच्च पुरा अवस्था के जो विश्वव्यापी संदर्भ की 2 विशेषताएं हैं, एक चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक जो है ना जो होमोसेपियंस का उदय देखने को मिलेगा। तो ये जो है तुम्हें ध्यान रखना है। यहां तक मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा।
एक चीज चाहो तो यहां पर जो है एक माइंड मैप बना लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। माइंड मैप ऐसे कि ये आपको चीजें जो है ना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के टाइम पर भी ध्यान रहे और पीटी के लिए ध्यान ही रहे, यानी पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण। पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण। इसमें पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है चॉपर, चॉपिंग या चॉपिंग संस्कृति और हैंडेक्स ये हो गया तुम्हारा फलक। ये क्या हो गया तुम्हारा फलक संस्कृति। और आगे आएगा सल्क फलक संस्कृति। सल्क फलक संस्कृति जो चॉपर चॉबिंग है, इसको सोन नदी घाटी आप ये कह लो, सोन नदी घाटी। और जो हैंडेक्स है, इसके दो तीन आप उदाहरण लिख सकते हो। और जो हैंडेक्स है ये आपका जो है ना पल्वरम, बदम्बुरई, अतिरापक्कम। एक चीज और यहां पे, अच्छा यहां पे जो चॉपर चॉपिंग है ना, तो इससे पहले अगर चाहो तो तुम ये सल्क संस्कृति भी लिख सकते हो। फिर मतलब इसको फिर यहां डिवाइड कर लो। इसमें तुम जो है सोन नदी घाटी और बेलन घाटी इसका बेहतरीन उदाहरण है। सोन नदी घाटी और बेलन घाटी। फलक संस्कृति में सोन घाटी, देखो सोहन और सोन दोनों अलग अलग हैं। जब सोहन घाटी तो ये पंजाब का पाकिस्तान का पंजाब वाला, बेलन घाटी आपका यही मिर्जापुर। जब सोन घाटी की बात हो ये अलग चीज है। बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी, ये सभी फलक संस्कृति के यहाँ पर जो है ना औजार पाए जाएंगे या उसकी जो है मतलब साइट्स हैं। जो सल्क फलक संस्कृति है तो बेलन घाटी हो गया, छोटा नागपुर पठार हो गया, मध्य भारत हो गया, आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया हो गया। जो अगर लोहदा नाला देखोगे पुरापाषाण कालीन जो है, मैं अगर तुम्हें कुछ स्थल बताऊं तो एक लोहदा नाला है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेलन घाटी से जो है पशुओं के यहाँ अवशेष मिले हैं, ध्यान रखिएगा, पशुओं के यहाँ अवशेष भी मिले हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो चीज़ों को। महाराष्ट्र में निवासा के निकट जो चिकनी कह रहे हैं, चिरकी है, तो वहाँ से हस्त कुल्हाड़ी, खुरचनी और बेधक पाए गए हैं। 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट बुशफ्रूट ने मद्रास के निकट जो है हैंडेक्स प्राप्त किया है। ये याद रखने का एक थोड़ा सा माइंड मैप तरीके से तैयार, एक बुलेट पॉइंट।
वहीं भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का जो विकास है वो प्लाइस्टोसीन काल में हिमयुग में हुआ, और इस काल में पृथ्वी का जो है ना लगभग ऊपरी हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। अगर हम बात करें इस समय का जो कुछ साइट है, आपसे अगर साइट ही पूछ ले पुरापाषाण कालीन साइट, ऐसे ही पूछेगा मध्यपाषाण कालीन साइट और नवपाषाण कालीन साइट। तो पुरापाषाण काल में तुम ऐसे याद रख सकते हो, डीडवाना है, लोहड़ी है, पुष्कर है, साथ में क्या है, मिदनापुर है, सिंहभूम है, हथनौरा है, हुंसी है, चिरकी है, नेवासा है, तुंगभद्रा है, रेनीगुंटा है, पलवरम है, अतिरापक्कम है, गुड़ियाम है। ये कुछ इसकी प्रमुख साइट हैं। हथनौरा है, आदमगढ़ है, भीमबेटका है, ठीक है। तो ये प्रमुख तुम्हारी क्या है, साइट है। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद आगे यानी मध्यपाषाण काल, हमने पुरापाषाण काल के तीनों भाग, जैसे ये देखो कि पुरापाषाण काल के अंतर्गत तीनों हिस्सों को निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा, ये पढ़ लिया। इसके बाद हमें मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और इसी के आगे फिर जो है इसका यानी जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्कशन हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम जो है ना आपको चैल्कोलिथिक एज और आयरन एज पे चले जाएंगे। ये क्लास यहीं तक। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।